सुनीता जी जैसे ही किचन की तरफ जाने लगी तो पीछे से डोरबेल बजी। सुना सुनीता जी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने उनका बेटा रवि खड़ा था। उसके साथ एक लड़की भी थी। थोड़ी देर तक तो सुनीता जी उसे देखते ही रह गईं, पर फिर रवि से उस लड़की को अंदर बुलाने के लिए अपनी माँ को इशारा किया तो सुनीता जी उसे अपने साथ अंदर ले आईं। अंदर आते ही रवि के पिता सुनील जी उस लड़की को देखकर खुश हो गए, जैसे उस लड़की को पहले से ही जानते हों। सुनीता जी उनसे कुछ पूछती उससे पहले ही रवि ने कहा, मॉम ये रिंकू है, मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी और अब मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूँ ये उस कंपनी की मैनेजर है। पापा तो इसे पहले से ही जानते हैं, बस आपसे मिलवाना बाकी था तो इसीलिए आज मैं इसे घर ले आया। ओ बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ, सुनीता जी ने कहा तो रिंकू बोली, नहीं नहीं आंटी जी, आप परेशान मत होइए, बस आपसे मिलने की इच्छा थी इसीलिए मैं रवि के साथ चली आई। चाय नाश्ता फिर किसी दिन कर लेंगे। रिंकू थोड़ी देर बातचीत कर कर वहाँ से रवाना हो गई, पर जब तक वो वहाँ रही तब तक सुनीता जी का पूरा ध्यान रवि और रिंकू पर ही रहा। थोड़ी देर बाद जब रवि रिंकू को छोड़कर वापस आया तो उसके आते ही सुनीता जी ने कहा कि रवि, लगता है रिंकू बहुत क्लोज फ्रेंड है तुम्हारी। हाँ मॉम, हम दोनों शादी करना चाहते हैं, रवि ने कहा तो सुनीता जी बोली, पर बेटा तुम्हारा और उसका तो कोई मैच ही नहीं है। वो लड़की अपनी फील्ड में काफ़ी सक्सेसफुल है, जबकि तुमने तो अभी शुरुआत ही की है। तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड और ज़्यादा कमाने वाली है, तो भला तुम दोनों की शादी कैसे हो सकती है। ओहो मॉम, क्यों इतना ज़्यादा सोच रही हो आप। देखिए, आपकी जनरेशन में और हमारे जनरेशन में बहुत फ़र्क आ चुका है, इसलिए हम दोनों को ही कोई दिक्कत नहीं है। रवि बेटा, सोच ले एक बार, अगर एक बार कदम उठा लिया तो वापस पीछे ना कर पाएगा। भले ही हम कितना भी मॉडर्न बन जाएं, लेकिन हम सच्चाई का सामना नहीं कर पाते, और सच्चाई यही है कि पुरुष अपने से ज़्यादा प्रतिभाशाली स्त्री के साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी इतनी आसानी से नहीं निभा पाते। मॉम, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रिंकू मुझसे ज़्यादा कमाती है या मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है। वी लव ईच अदर, दैट्स इट, रवि ने कहा तो सुनीता जी बोली, देख रवि बेटा, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, वहाँ दैट्स इट कहने से काम नहीं चलेगा, तू झेल भी नहीं पाएगा, इतना सुनने को मिलेगा। मॉम, मेरी लाइफ है, मैं हैंडल कर लूँगा। बेटा सच्चाई का सामना भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि लड़कियाँ एक बार फिर भी झेल लेती हैं, लेकिन लड़के वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। मॉम, मैंने कह दिया ना कि मुझे शादी करनी है तो सिर्फ रिंकू से, उसके अलावा किसी से नहीं। ऐसा कहकर रवि घर के बाहर निकल गया। उसके जाते ही रवि के पिता ने सुनीता जी से कहा कि तुम मान क्यों नहीं जाती हो। अभी तो रवि हमारी परमिशन का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन अगर हम नहीं माने तो तुम जानती हो ना कि वो कोर्ट मैरिज कर सकता है। तुम आज की जनरेशन को रोक सकती हो क्या। तभी सुनीता जी बोली, हाँ जानती हूँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आज की जनरेशन को मैं रोक तो नहीं सकती, पर समझाना मेरा फ़र्ज़ है, सुनीता जी ने कहा तो सुनील जी बोले, अरे क्या समझा रही हो तुम उसे, तुम तो खुद ही नहीं समझ रही हो। वो दोनों शादी करना चाहते हैं तो आखिर प्रॉब्लम क्या है। तुम्हारी बातों को सुनकर क्या कोई कह सकता है कि तुम एजुकेटेड हो। तभी सुनीता जी बोली, तुम भी समझने की कोशिश करो सुनील, रिंकू और रवि में बहुत फ़र्क है। रिंकू एक महत्वाकांक्षी लड़की है, टैलेंटेड है और रवि के कंपेयर में काफ़ी ऊंची पोस्ट पर भी है। रवि अभी सिर्फ प्यार में पागल होकर ये सब कह रहा है, पर तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि एक पुरुष कभी भी अपने से ज़्यादा प्रतिभाशाली स्त्री के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता। अरे तो दोनों शादी करना चाहते हैं तो हर्ज क्या है, बड़े हैं, समझदार हैं, पर तुम और तुम्हारी बातें पता नहीं क्या बात मन में लिए बैठी हो। तुम औरतों की लीला तो तुम ही जानो, सुनील जी ने ताना मारा। क्या सचमुच। सुनीता जी की तरफ से आए इस सवाल से सुनील जी झेप गए, फिर थोड़ा संभलकर बोले, कहना क्या चाहती हो तुम। रहने दो सुनील, तुम नहीं समझोगे, कहकर सुनीता जी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सुनील जी भी उसके पीछे पीछे कमरे में आए और दरवाजे पर खड़े होकर बोलने लगे कि तुम कहना क्या चाहती हो, बात खुलकर बोलो ना। क्या हमेशा से ये लगा रखा है कि तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे। आज मुझे समझना है, समझाओ, क्या समझाना चाहती हो। तभी एक लंबी आह भरते हुए सुनीता जी ने कहा,
हम क्या तुम पुरुषों के लिए आसान है एक प्रतिभाशाली स्त्री से विवाह करना, और विवाह कर लिया तो उसके बाद उसका निबाह करना। फिर थोड़ा रुककर बोली, क्या तुम कर पाए थे? सुनीता जी के इस सवाल से कमरे में मौन पसर गया और सुनील जी चुपचाप हॉल में आकर सोफे पर बैठ गए। सुनीता जी के इस सवाल ने सुनील जी को झकझोर कर रख दिया था। आज उनकी पिछली ज़िंदगी फ्लैशबैक की तरह उनके सामने आ रही थी, जहां सुनील जी के माता पिता, भाई भाभी, भरा पूरा परिवार था। सुनील जी देखने में हैंडसम थे, पर आत्मविश्वास की कमी थी। सुनील जी की नई नई बैंक में जॉब लगी थी, तो माता पिता बहुत खुश थे और उसके लिए लड़के देखना शुरू कर चुके थे। आखिर बेटा बैंक में लगा है तो पूरी तरह से इस बात को कैश भी तो किया जाएगा, इसलिए जहाँ से अच्छा दहेज मिले ऐसी जगह रिश्ता देखा जा रहा था। सुनील जी ने बैंक में क्लर्क बनकर नौकरी ज्वाइन की थी। वहीं उनकी मुलाकात अपनी बैंक मैनेजर यानी कि सुनीता जी से हो गई थी। सुनीता जी देखने में भी काफ़ी सुंदर थी, साथ ही साथ उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि हर कोई उससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रहता। बिल्कुल विश्वास से भरी हुई थी। बैंक के कार्य से ही नहीं अपितु किसी भी मुद्दे पर उनसे बुलवा लीजिए, वो किसी भी मुद्दे पर बेहिचक पूरे विश्वास के साथ बोलती थी। सुनील जी को सुनीता जी पहली नज़र में ही भाग गई थी। सुनीता जी को भी सुनील जी की सादगी पसंद थी, पर प्यार व्यार जैसा कोई बात नहीं थी। एक शाम की बात है, ऑफिस बंद होने के बाद दोनों अपने घर के लिए रवाना हुए तो रास्ते में सुनीता जी की गाड़ी खराब हो गई। सुनील जी उस समय उसी रोड से जा रहे थे तो उन्होंने सुनीता जी की मदद की। उस दिन पहली बार सुनीता जी ने सुनील जी को नोटिस किया था। धीरे धीरे सुनीता जी को भी सुनील जी का साथ अच्छा लगने लगा था। दोनों में मुलाकातें बढ़ने लगी थी। ऑफिस के बाद भी कई बार कॉफ़ी शॉप में बैठकर दोनों बातें करने लगे थे। उनकी ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई। दोनों शादी करना चाहते थे। जब दोनों ने अपने अपने घरों में इस बारे में बात की तो दोनों घरों में ऐसी स्थिति हो गई जैसे किसी ने बम फोड़ दिए हों। सुनीता जी के माता पिता ने सुनीता जी को खूब समझाया कि सुनील तुम्हारे स्टेटस का नहीं है, तुमसे कम कमाता है, पर उस समय तो सुनील जी के प्यार में अंधी हो चुकी थी। उसे सुनील जी के सिवा कोई दिखाई नहीं देता था। वहीं दूसरी तरफ सुनील जी के माता पिता भी खुश नहीं थे। पर जब किसी पारिवारिक दोस्त ने समझाया कि सुनीता सुशील से ज़्यादा ऊंचे ओहदे पर है और ज़्यादा कमाती है तो पैसों के लालच से ही सही वो बेटे के सामने झुककर उसकी शादी को तैयार हो गए थे। पर उनकी एक शर्त ये भी थी कि सुनीता जी को घर भी संभालना पड़ेगा और साथ ही साथ रीति रिवाज भी मानने पड़ेंगे। आखिर काफ़ी सारे हंगामे और मनोहर के बाद दोनों की शादी हुई। चलते फिरते लोगों ने ताने भी बहुत मारे, पर फिर भी दोनों अपने रास्ते से ना डगे। पर असल परीक्षा तो शादी के बाद शुरू होनी थी। अगर किसी घर में कुछ अच्छा होता है तो भड़काने वाले लोग कम नहीं होते। बस वही सब इन दोनों के साथ होने लगा। सुनीता जी ने शादी के बाद भी नौकरी जारी रखी। आते जाते लोग जेठानी के दिमाग में ये भरने लगे कि भाई तू तो अपनी देवरानी की नौकरानी बनकर रह गई है। वो तो सुबह सुबह उठकर अपना समय व्यर्थ ना कर तैयार होकर ऑफिस चली जाती है और सारा काम तुझे संभालना पड़ता है। इसका नतीजा ये हुआ कि 2 महीने के अंदर ही घर में 2 चूल्हे हो गए, जिसका जिम्मेदार भी सुनीता जी को ठहराया गया। पहले जहाँ जेठानी के साथ मिलकर सुनीता जी घर का काम कर लेती थी, वहीं अब पूरा काम करना सुनीता जी की जिम्मेदारी हो गई थी। सुनीता जी सुबह उठकर घर का सारा काम कर ऑफिस जाती और वापस आने पर कोल्हू के बैल की तरह दोबारा घर के काम में लग जाती। पर फिर भी सास ससुर खुश ना होते। हाँ, महीने के अंत में पगार लेने को तैयार ज़रूर हो जाते। काम तो कोई करता नहीं था, ऊपर से सुनीता जी को ही 2 बातें और सुना दी जाती। सुनील जी अगर सुनीता जी की मदद करना चाहते तो उसे जोरू का गुलाम जैसे शब्दों से नवाजा जाता। छोटे मोटे तीज त्यौहार पर सुनीता जी से छुट्टी करने के लिए कहा जाता और अगर मना कर देती तो घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता। जब देखो तीज त्यौहार पर लड़ाई झगड़ा करवा देती हैं। ये संस्कार दिए हैं इसके माँ बाप ने। भला घर में बरकत कहाँ से हो? पता नहीं ऐसी नौकरी पैसा औरतें शादी की ही क्यों करती हैं। जब नौकरी ही करनी भी थी तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। अब तीज त्यौहार तो मनाने ही पड़ेंगे ना। अब तो सुनील जी के दोस्तों ने भी ताने
मारने शुरू कर दिए कि अरे भाभी जी, तेरी कहाँ सुनती होंगी, ऑफिस में भी तेरी बॉस और घर में भी तेरी बॉस, तेरे तो मज़े हैं भाभी, कमा कर खिला रही हैं, तुझे क्या चिंता। लोग तो मजाक मजाक में कह जाते, लेकिन ये बातें सीधे सुनील जी के दिल पर तीर की तरह लगती। बाहर तो बाहर घर वाले भी क्या कम थे, जब भी घर में कोई बात होती तो ताने सुनील जी को सुनने को मिलते कि तेरी बीबी तेरी बॉस होगी, तू तो ही सुनेगा, हम सबकी नहीं। अब तो हर तीसरे दिन कोई ना कोई बात पर सुनीता जी और सुनील जी के बीच में झगड़ा हो ही जाता। वो सुनीता जी से नौकरी छोड़ने के लिए भी नहीं कह पा रहा था और ना ही चुप रह पा रहा था। उस दिन छोटी सी बात पर घर में झगड़ा हुआ था। सुनील जी माँ ने घर पर एक छोटा सा हवन करवाया था, जिसके लिए उन्होंने सुनीता जी से छुट्टी करने को कहा। अब जिस दिन हवन था उसी दिन सुनीता जी के ऑफिस में इंस्पेक्शन था, तो सुनीता जी मैनेजर थी, इसलिए जाहिर सी बात है उनका ऑफिस में होना ज़रूरी था। इसलिए सुनीता जी का छुट्टी करना संभव नहीं था। बस इसी बात का बतंगड़ बनाकर सासू माँ ने झगड़ा शुरू कर दिया। बात बहुत बढ़ गई। जब पुरुष अपने दम पर नहीं जीत पाता तो वो औरत को दबाना शुरू कर देता है। बस आज भी वही हुआ। गुस्से में सुनील जी ने सुनीता जी पर ही हाथ उठा दिया, जबकि वो अच्छी तरह जानता था कि सुनीता जी गलत नहीं है। नतीजा ये हुआ कि सुनीता जी ने अपना सामान पैक किया और सीधे मायके जाकर बैठ गई। उस समय ज़माना कुछ और था। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते थे कि शादीशुदा बेटी अपने मायके आकर बैठे। माता पिता ने भी उसे समझाने की वो बहुत कोशिश की। पिता अलग ही गुस्सा हो रहे थे। पहले ही कहा था कि इस रिश्ते का कोई अस्तित्व नहीं है, पर इसी को समझ में नहीं आई थी। तब तो आंखों पर प्यार का पर्दा पड़ा हुआ था। बस सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गई। समाज में कोई इज्जत है कि नहीं हमारी। तभी सुनीता जी की माँ ने अपने पति को चुप कराते हुए कहा कि अरे आप शांत रहिए, कुछ दिन शांति से बैठ जाइए। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो अपने आप ही चली जाएगी। अरे इसकी छोटी बहन की शादी की बात चल रही है, क्या जवाब देंगे हम लड़के वालों को कि बड़ी बहन क्यों आकर बैठी है मायके में। सुनीता जी के माता पिता ने कहा तो माँ बोली, अरे कह देंगे कि कुछ दिन मायके मिलने के लिए आई है। आखिर शादीशुदा बेटी कुछ दिन के लिए मायके तो आ ही सकती है ना, जैसा तुम चाहो, पर खबरदार ये बात बाहर नहीं फैलनी चाहिए। इधर सुनील जी भी अच्छे से जानते थे कि सुनीता जी गलत नहीं है, बल्कि गलती उसके माता पिता की थी, लेकिन उनका दम उन्हें सुनीता जी के सामने झुकने से रोक रहा था। वो पति ही क्या जो अपनी पत्नी के सामने झुक जाए, बस यही सोच उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि सुनीता जी माँ बनने वाली हैं। अब तो सुनीता जी को हर कोई समझाने लगा था, बच्चे की दुहाई दी जाने लगी थी। सुनील जी भी चाहते थे कि सुनीता जी वापस आ जाएं, पर किस मुंह से बोलें। एक दो बार उन्होंने अपने माँ पिताजी से भी कहा तो माता पिता दोनों उसे ही सुनाने लगे कि हमने तो निकाला नहीं था ना, उसे अपनी मर्जी से गई थी तो अपनी मर्जी से आ जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं है उसे लाने की। अगर आज झुक गया तो कल को सिर पर चढ़कर नाचेगी। लेकिन समाज, रिश्तेदार और दोस्तों का इतना ज़्यादा दबाव बढ़ गया कि आखिरकार सुनीता जी के माता पिता खुद सुनीता जी की मर्जी के खिलाफ उसको ज़बरदस्ती ससुराल छोड़ने आ गए। जिस तरह से सास ससुर जेठ जेठानी सुनीता जी को देखकर मुस्कुरा रहे थे, तो सुनीता जी के स्वाभिमान के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। तभी सास ने तंज कसा कि रूठी रानी को कौन मनाए, आ गई अपने आप ही। अरे औरत कितनी ही हवा में क्यों न उड़ ले, आखिर रहना तो उसे ज़मीन पर ही है। अच्छे से जानते हैं ऐसी औरतों के पंख कुतरना। ससुर ने भी अपनी तरफ से दो शब्द और जोड़ दिए। सुनीता जी बेचारी, वो तो अपने स्वाभिमान की लाश उठाए उस घर में रहने को मजबूर हो गई थी, क्योंकि कोई साथ ही नहीं दे रहा था। ना माता पिता समझ रहे थे और ना ही पति। गर्भावस्था के 9 महीने सुनीता जी पर बहुत भारी पड़े थे। घर का काम, ऊपर से जॉब और गर्भावस्था की अलग समस्याएं। ज़रूरत से ज़्यादा काम करने के कारण सुनीता जी की तबीयत खराब रहने लगी थी। हालांकि सुनील जी अपनी तरफ से खाने पीने का सामान मुहैया करा देते थे, पर सुनीता जी के मन में उनके लिए अब ना तो पहले जैसा प्यार था और ना ही वो इज्जत। खैर 9वें महीने में सुनीता जी ने अपने बेटे रवि को जन्म दिया। पोता होने पर ही सही सुनीता जी की थोड़ी केयर होने लगी थी, क्योंकि बड़ी बहू के तो सिर्फ एक बेटी ही थी। पोता होने पर सास ससुर ने बहुत खुशियां मनाई।
जिस सास ने पूरे गर्भावस्था में कभी ध्यान न रखा, वही सास अब सुनीता जी का पूरा ध्यान रखने लगी थी। रवि के 3 महीने के होते ही सुनीता जी ने दोबारा नौकरी ज्वाइन करनी चाही, तो इस बात पर भी सास ने बखेड़ा खड़ा कर दिया कि लो, बच्चों को छोड़कर नौकरी पर जाने को तैयार हो गई। अरे तुम, आजकल की लड़कियों में ममता नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं? बच्चे क्या हमारे भरोसे जाने हैं? बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? छोड़ो ये नौकरी वोकरी के ढकोसले, घर बैठो और अपने बच्चों को पालो। अरे सुनील, तू समझा क्यों नहीं रहा अपनी पत्नी को? अरे ऐसा भी क्या पत्नी की कमाई का लालच हो गया जो अपने बच्चे पर भी ध्यान नहीं दे रहा? अब बेटा होने के बाद तो सुनील जी को भी बहाना मिल गया और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सुनीता, क्यों जिद कर रही हो? रवि की परवरिश के लिए जॉब छोड़ दो, पहले बच्चा ज़रूरी है। 2 टुक जवाब में ही सुनील जी ने अपनी बात को ख़त्म किया। एक बार भी सुनीता जी से ये पूछना ठीक नहीं समझा कि वो क्या चाहती हैं। आखिर सुनीता जी इस शादी को तोड़ भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसे अच्छे से समझ में आ चुका था कि इस समाज में एक औरत के लिए एक पुरुष का अस्तित्व होना कितना ज़रूरी है। पर जॉब के लिए भी तो उसने बहुत मेहनत की थी। सच कहते हैं लोग कि जब पति साथ ना हो तो औरत दो दौराह पर है खड़ी हो जाती है। सुनीता जी के साथ भी वही हुआ। पति साथ नहीं दे रहा था, आखिर वो करे तो क्या करे? सुनीता जी, नौकरी छोड़ो और घर संभालो, रवि की परवरिश ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर सुनील जी के 2 टुक जवाब ने सुनीता जी को नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर ही दिया था। सुनीता जी के इस फैसले से सब लोग खुश थे, सिर्फ सुनीता जी को छोड़कर। सबको अपनी अपनी विजय हासिल हो चुकी थी और सुनीता जी अपने हार अपने दिल में समेटे बस अपनी गृहस्थी बचा रही थी। उसके दिल के टूटने की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी थी। नौकरी छोड़ने के बाद भी कौन सा उसकी इज्जत होने लगी थी। घर के फैसलों में कभी भी उनसे कुछ नहीं पूछा जाता था। उसे तो सिर्फ नौकरानी की तरह काम बता दिया जाता था। सबसे बड़ा बदलाव तो उसने खुद में किया था। अब वो ज़्यादा किसी से कुछ कहती भी नहीं थी। अब ना पहले जैसी उन्मुक्त हंसी थी और ना ही साज श्रृंगार। बिल्कुल साधारण सी रहने लगी थी। किसी ने भी जो काम कह दिया बस चुपचाप कर दिया। शायद अब ये गूंगी गुड़िया सबको पसंद आती थी। समय यूं ही चलता रहा। सास ससुर माता पिता स्वर्ग सिधार गए, पर आज जब उनके बेटे रवि ने रिंकू से शादी की बात की तो अतीत उठकर सामने खड़ा हो गया, जिसमें सुनीता जी को अपने अस्तित्व के टुकड़े टुकड़े नजर आ रहे थे। वही सुनील जी को नजर आ रहा था तो सिर्फ अपना दंभ, कि कैसे उसने सुनीता जी के अरमानों को कुचल डाला था। जिन खूबियों को देखकर वो सुनीता जी के दीवाने हो गया था, वो खूबियाँ बाद में कमियों में बदल गई थी। क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाया था अपनी पत्नी के आत्मविश्वास को? क्यों चल नहीं पा रहा था उसकी सच्चाई पर? इसलिए कि वो एक पुरुष था। और आज जब उनका बेटा अपने से प्रतिभाशाली स्त्री से विवाह करना चाहता है तो अपने बेटे के पक्ष में खड़े हो गए, जबकि उस समय अपनी पत्नी की प्रतिभा को वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाए थे। सुनीता जी कुछ गलत तो नहीं कह रही थी। वो तो सिर्फ सुनील जी को आईने के सामने खड़ा कर रही थी। वो आईना दिखा रही थी जो कटु सत्य से भरा हुआ था। आज आईने के सामने अपनी सत्य अवस्था को देखकर सुनील जी क्यों घबरा रहे थे? क्यों आज अपनी नज़रें उठाकर भी नहीं देख पा रहे थे? खैर, थोड़ी देर बाद दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई, जिससे सुनील जी की तंद्रा टूटी। देखा तो सुनीता जी छत से कपड़े लेकर नीचे आ रही थी। कपड़ों को रख सुनीता जी बाहर हॉल में बैठकर सुबह की सब्जियों की तैयारी करने लगी। तभी सुनील जी सुनीता जी को बड़े गौर से देखते हुए सोचने लगे कि हाँ, यही तो है वो जिससे मैंने प्रेम विवाह किया था। इसके लिए तो मैं अपने माता पिता से भी लड़ गया था। इसका आत्मविश्वास मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसका उस समय कुछ भी बोल देना मेरे दिल को भा गया था। पर आज ये चुप रहती है, मुझसे ज़्यादा बात तक नहीं करती। बालों में से चांदी भी चमकने लगी है, हल्की हल्की झुर्रियाँ भी पड़ने लगी हैं, आँखों पर चश्मा भी चढ़ चुका है। कोई देखकर कह सकता है कि किसी ज़माने में ये एक बैंक में मैनेजर हुआ करती थी। इसने मेरे साथ अपनी गृहस्थी बसाई थी, पर मैं ही इसका साथ न दे पाया।
हाँ, यही तो है वो, जो मुझसे भी ज़्यादा प्रतिभाशाली थी, पर पता नहीं क्यों मैं ही इसकी प्रतिभा को झेल नहीं पाया। क्यों समाज और परिवार वालों की बातों में आकर मैंने इसके अरमानों का गला घोंट दिया, और ये फिर भी मेरा साथ दे रही है। सुनील जी अपनी जगह से उठे और सुनीता जी के पास आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। तो सुनीता जी ने कहा कि कुछ चाहिए था क्या आपको? सुनील जी बोले, हाँ चाहिए, माफ़ी चाहिए थी। सुनीता जी ने हैरानी से सुनील जी की तरफ देखा और बोली, एक पुरुष कभी अपनी पत्नी से माफ़ी नहीं मांगता, और अगर मांगेगा तो उसकी पत्नी हमेशा उससे सिर चढ़कर नाचेगी। भूल गए अपने पिताजी की बात? सुनीता जी ने व्यंग्यात्मक तरीके से कहा। तो सुनील जी बोले, हाँ जानता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, पर आज मैं अपने सभी गुनाहों की तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अब क्या फ़ायदा सुनील, वो वक्त तो चला गया, वो लोग भी चले गए जिनके सामने मुझे बार बार मैं बेइज्जत होना पड़ा था। अब मैंने तो खुद को ही बदल दिया है, अब तो मैं पहले वाली सुनीता भी नहीं रही। फिर अब क्यों माफ़ी मांग रहे हो? अब किसे पता चलेगा कि एक पुरुष ने अपनी हार स्वीकार कर ली? पर मैं तो हूं ना उन गुनाहों का बराबर हिस्सेदार। मुझे पता चलेगा कि मैंने तुमसे माफ़ी मांगी है अपने गुनाहों की, तुमसे तुम्हारा अस्तित्व छीनने के लिए, अपने माता पिता के गुनाहों की, अपने बेटे को उकसाने के लिए तुम्हारे माता पिता के गुनाहों की, अपने बेटी का साथ न देने के लिए, इन सब के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अच्छा, आज बेटे पर बात आई तो झट से बदल गए। कल को रिंकू के साथ ऐसा हुआ तो हम हैं ना सुनीता, हम संभाल लेंगे। बस तुम मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं कर पाई तो तुम रवि को भी शादी के लिए हाँ नहीं कर पाओगी, और मेरी गलती की सज़ा मेरा बेटा रवि क्यों भुगते? काफ़ी देर तक वहाँ मौन पसरा रहा। मौन तोड़ते हुए सुनीता जी ने कहा, माफ़ करने के अलावा मेरे पास बचा भी क्या है? सब कुछ तो खो चुकी हूँ, अब तो कुछ पलट कर भी वापस नहीं आ सकता। नहीं सुनीता, इस बार दिल से माफ़ी चाहिए, ज़बरदस्ती की माफ़ी नहीं चाहिए। चाहे तो सज़ा दे दो, सुनील जी ने कहा। तो सुनीता जी बोली, सज़ा देने की हैसियत तो कभी थी ही नहीं मेरी, बस मेरी तो सिर्फ सज़ा सुनने की हैसियत थी। पर इस बार तुम्हारी हैसियत है सज़ा सुनाने की, अपने दिल की बात बताने की, सुनील जी ने कहा। तो सुनीता जी चौंकते हुए बोली, दिल की बात वो क्या होती है? आज तक तो किसी ने नहीं पूछा मुझसे। तभी सुनील जी बोले, पर आज मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारा पति, मेरा पति, वो पति जो अपनी पत्नी के प्रतिभा को झेल भी ना पाया। बस करो सुनीता, अब माफ़ भी कर दो, कहकर सुनील जी दोनों हाथ जोड़कर सुनीता जी के सामने खड़े हो गए। सुनीता जी बहुत देर तक सुनील जी को निहारती रहीं। उनकी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहे। फिर अपने आंसू पोंछकर बोली, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, कि आप अपने पिता की तरह ससुर नहीं बनेंगे। हाँ सुनीता, बिल्कुल नहीं। तभी अचानक डोर बेल बजी तो सुनीता जी उठकर जाने लगी। तभी सुनील जी ने कहा, जाकर दरवाज़ा खोलो। तो देखा कि सामने रवि ही था। रवि चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला गया। तभी सुनीता जी भी रवि के पीछे पीछे उसके कमरे में गईं और जाकर बोली, रवि बेटा, सो रहे हो क्या? नो मॉम, अभी नींद नहीं आ रही। तो बेटा, क्या हम बात कर सकते हैं? सुनीता जी ने पूछा। तो रवि बोला, हाँ क्यों नहीं मॉम, आओ ना। सुनीता जी रवि के कमरे में उसके बेड पर आकर बैठ गईं। काफ़ी देर तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर सुनीता जी ने कहा, रिंकू बहुत ही अच्छी लड़की है बेटा, क्या तुम सचमुच उससे शादी करना चाहते हो? ये क्या सवाल है मॉम, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तभी तो आपसे मिलवाया। बेटा, क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे कि वो तुमसे ज़्यादा कमाती है, तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड और सक्सेसफुल है? मॉम, ये सब बातें पहले हुआ करती थी, अब इन बातों का कोई महत्व नहीं है। आजकल लड़के लड़कियां बहुत बोल्ड हो गए हैं, काफ़ी सोच समझकर कदम उठाते हैं। आपको क्या लगता है कि इस डिसीजन तक पहुंचने से पहले हम लोगों ने आपस में डिस्कस नहीं किया होगा? हमने भी पूरा वक्त लिया है मॉम। पर बेटा, क्या वो घर संभाल पाएगी? मॉम, घर संभालना सिर्फ लड़कियों का ही काम नहीं होता, आजकल लड़के लड़कियां मिलकर घर संभालते हैं।
गए वो ज़माने जब अकेली लड़कियां घर को संभालना पड़ता था। आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी पैसा होते हैं तो दोनों ही मिलकर घर संभालते हैं। काम करने के लिए सर्वेंट हर कोई रखता है, लेकिन बेटा जॉब के चलते अगर वो कोई भी त्योहार पर अपना पूरा वक्त नहीं दे पाई तो ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है ना मॉम। उसकी ज़रूरत उस समय कहाँ पर ज़्यादा है, उसे देखकर ही तो डिसीजन लिया जाएगा। अच्छा, कल को तुम्हारे दोस्त और रिश्तेदार कोई तुम्हारा मजाक बनाएंगे कि तुम्हारी पत्नी तुमसे ज़्यादा कमाती है, तो क्या तुम सहन कर पाओगे? क्या मॉम, आप भी ना कौन से ज़माने की बातें करती हो। रिंकू मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है तो उसके पास मुझसे बेटर जॉब भी है और इनकम भी, फिर इसमें गलत क्या है। काश मॉम आप वेल एजुकेटेड होती तो कम से कम आपको मेरे दिल की बात समझ पाती। एक वर्किंग वूमन अपने आप को बहुत हार्ड वर्क के साथ एस्टेब्लिश करती है, पर क्या कर सकते हैं मॉम, आप जैसी हाउस वाइफ समझ ही कहाँ पाती हैं उनके हार्ड वर्क को। योर मॉम वॉज ए बैंक मैनेजर। अब की बार ये आवाज़ सुनील जी की तरफ से आई, जो काफ़ी देर से दोनों माँ बेटे की बातें सुन रहे थे। उनकी बात सुनकर रवि बिल्कुल चुपचाप हो गया और हैरानी के साथ कभी अपनी माँ को देखता तो कभी अपने पिता को। पापा आप मजाक कर रहे हो ना, रवि ने अपने पिता से कहा। नहीं, तुम्हारे पापा सच कह रहे हैं बेटा, सुनीता जी ने कहा तो रवि बोला। पर आपने तो कभी मुझे बताया भी नहीं मॉम, आपके रहन सहन से भी कभी नहीं लगा कि आप इतनी वेल एजुकेटेड रही होंगी और मैनेजर रही थी, तो आपने अपना इतना अच्छा करियर क्यों छोड़ दिया मेरे कारण? सुनील जी ने कहा। तो रवि ने पूछा, क्या? हाँ बेटा, आज तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के लिए हाँ नहीं कर रही तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण मैं ही हूँ। मैंने भी तुम्हारी माँ से प्रेम विवाह किया था, पर समाज, परिवार और दोस्तों के कारण मैं तुम्हारी माँ की प्रतिभा को झेल नहीं पाया था और उस दम की तिरछी तुम्हारी माँ के करियर को छोड़ने से हुआ था। सुनील जी ने कहा। तो कुछ देर के लिए कमरे में मौन पसर गया। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन क्या बोले। तभी सुनीता जी ने कहा, देख बेटा, मुझे तेरी और रिंकू की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि दूसरों के कहने में आकर अपने घर को बर्बाद मत करना और अपनी पत्नी की ख्वाहिशों को मत मारना, क्योंकि जब ख्वाहिशें मरती हैं तो दर्द बहुत होता है और जो दर्द मैंने झेला है वो मैं नहीं चाहती कि रिंकू को भी झेलना पड़े। अगर इतनी शर्त मंजूर है तो मुझे इस शादी से कोई ऐतराज़ नहीं है। रवि अपनी माँ की बात सुनकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने कहा, नहीं माँ, मैं रिंकू के साथ कभी ऐसा नहीं करूँगा। उसके सपने मेरे सपने हैं और सबसे बड़ी बात, आप मेरे साथ हो। आपको तो अच्छे से पता है एक वर्किंग वूमन का हार्ड वर्क, उसकी समस्याएं आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। कहकर रवि अपनी माँ के गले से लग गया। फिर क्या था, जल्दी ही सुनीता जी और सुनील जी रिंकू के माता पिता से मिले और दोनों की शादी पक्की कर दी। अच्छा सा मुहूर्त देखकर रवि और रिंकू की शादी कर दी गई और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ताने मारने वाले लोग आज के ज़माने में ख़त्म हो गए हैं, वो तो हर दौर में मौजूद रहेंगे, पर ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप उनकी बातों को किस तरीके से हैंडल करते हो। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और